नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल आरपी करियर क्लासेस में। और मैं मनीष कुमार मिश्रा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ हम लोग बातें करते हैं झारखंड पुलिस प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारियों के बारे में। में हम लोग ये बातें करते हैं कि किस तरह के सिलेबस हमें पढ़ने हैं, किस तरह की तैयारियां करनी है, और उसके लिए मैं आपकी मदद करता हूं, खास करके हिंदी की तैयारियों के लिए। तो आइए चलते हैं। आज हम लोग बातें करेंगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की लिखी एक एकांकी के बारे में, जिसका नाम आत्मीय मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये चैप्टर का नाम है। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे एक फादर और एक लेखक के बीच। फादर कहने का मतलब ये है कि वो चर्च के पुजारी थे, प्रीस्ट थे, फादर उन्हीं को कहा जाता है। तो उनके बारे में और जो हमारे लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनके बारे में, दोनों के बीच की कुछ बातें हैं, उन्हीं के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे फादर कामिल बुल्के नाम था उनका। फादर कामिल बुल्के के परिवार के सदस्यों को विभिन्न उत्सवों के अवसर पर किस रूप में आशीर्वाद देते थे। यहाँ पे बात की जा रही है कि जो फादर थे वो लेखक के परिवारों को कभी कुछ उत्सव में, कुछ त्यौहार में किस तरीके से उनसे पेश आते थे, किस तरीके का व्यवहार उनके साथ होता था। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि उनका व्यवहार, उनका प्रेम, और जिस हिसाब से वो उनको आशीर्वाद देने जाते थे, वो एक बड़े भाई और पुरोहित की जैसा था। जिस प्रकार से एक बड़ा भाई एक अपने दायित्व के हिसाब से अपने छोटों से मिलता है, और एक पुरोहित जिस प्रकार से एक गदगद हृदय से, एक करुणा वाले भरे हृदय से अपने शिष्य को आशीर्वाद देता है, ठीक उसी प्रकार से फादर बुल्के लेखक के परिवार के साथ मिलते थे। इसलिए सही जवाब होगा सी। अगला सवाल है, किनसे बात करना लेखक के लिए कर्म के संकल्प से भरना था। बात करने की जो लेखक के बारे में है कि लेखक को किस व्यक्ति से बात करना कर्म के संस्कार से भरा लगता था। यानी किसी एक व्यक्ति से बात करने से उनको लगता था कि ये हमारे संस्कारों में जुड़ा हुआ है और उससे हमारे संस्कारों में बढ़ोतरी होती है। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति थे? तो वो व्यक्ति थे फादर कामिल बुल्के। उनसे बात करना लेखक को बहुत पसंद था, बहुत अच्छा लगता था। अगला सवाल है, लेखक के लिए फादर को देखना किस जल में स्नान करने जैसा था। यानी लेखक जब फादर से मिलते थे तो उन्हें क्या महसूस होता था, कैसा महसूस होता था, ये सवाल है कि फादर से मिलने के बाद लेखक को किस जल में स्नान करने जैसा लगता था। जैसा कि इसका जवाब हम लोग का है निर्मल जल में। यानी निर्मल जल हम किसे कहते हैं? जो बिल्कुल साफ सुथरा शीतल जल होता है। यानी उसमें स्नान करने के बाद हमारे शरीर में ना तनाव, न थकान, न सुस्ती, कुछ नहीं बचता है। बिल्कुल हम लोग स्वच्छ, फ्रेश महसूस करते हैं। ठीक उसी प्रकार से लेखक को महसूस होता था फादर बुल्के से मिलने के बाद, उनसे बातचीत करने के बाद। ठीक इसी प्रकार का अनुभव उनको होता था। सही जवाब हमारा होगा ए। अगला सवाल है, परिमल कैसी संस्था थी? ये संस्था चलाते थे कौन? तो इस संस्था के बारे में था कि ये संस्था फादर बुल्के चलाते थे और ये संस्था बिल्कुल साहित्यिक था। वहाँ
लोग जाते थे, वहाँ में रुकते थे, जिसको जितना दिन रहने की इच्छा हो रहते थे, अपने लेखन के लिए बहुत से सामग्री वहाँ वो इकट्ठा कर लेते थे। इसलिए वो एक साहित्यिक संस्था थी। और लेखक भी फादर बुल्के के पास अपने तथ्यों के लिए ही जाया करते थे। फादर अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को क्या दिखाते थे? फादर बुल्के जो थे अपने अभिन्न मित्र, अभिन्न मतलब हुआ कि जो अपने से अलग नहीं हो, तो वैसे मित्र थे डॉक्टर रघुवंश, उनको क्या दिखाते थे वो? आखिर उनसे बातचीत उनकी होती थी, मित्र थे, तो ऐसा कौन सा वस्तु था जो उनको बराबर वो दिखाया करते थे? तो वो दिखाते थे अपनी माँ की चिट्ठियाँ। फादर बुल्के अपने माँ की चिट्ठियाँ अपने मित्र को दिखाया करते थे। किस तरह का उसमें प्रेम का, एक वात्सल्य का रस होता था, माँ का करुणा क्या होती थी, वो दिखाया करते थे उन्हें। इसलिए सही जवाब होगा हमारा सी। अगला सवाल है, फादर कामिल बुल्के को देखना किसके समान बताया गया है? अब जैसा कि हमने पहले चर्चा किया कि लेखक जब फादर बुल्के से मिलते थे तो उन्हें कैसा महसूस होता था, तो वही चीज़ यहाँ पे है कि फादर बुल्के को देखना कैसा, किसके समान है? तो निर्मल जल में स्नान करने के समान। अगला सवाल है, किसकी शादी की चिंता फादर ने व्यक्त की थी? अब फादर को किसकी शादी की चिंता थी? वो तो एक चर्च के फादर थे, वो अपने घर से दूर रहा करते थे, परिवार से दूर थे, लेकिन उन्हें फिर भी चिंता थी। तो आखिर किसके लिए? तो उनकी एक बहन थी और बहन की शादी की चिंता उन्हें थी कि उनकी बहन की चिंता एक शादी एक अच्छे सभ्य परिवार घर में हो, इस बात की चिंता उन्हें रहा करती थी। अगला सवाल है कि फादर कामिल बुल्के के कितने भाई थे? तो फादर जो थे उनके कितने भाई थे? तो फादर बुल्के एक थे और उनके 2 और भाई थे। तो फादर बुल्के के 2 भाई थे, तो कुल मिला के वो 3 भाई हुआ करते थे। इसलिए सही ऑप्शन हमारा होगा ए। अगला सवाल है कि फादर के पिता क्या थे? तो फादर बुल्के के जो पिता थे वो क्या करते थे, क्या उनका काम था? तो वो एक व्यवसायी थे, वो व्यापार किया करते थे और वो अपने व्यापार से अपने बच्चों, घर परिवार का लालन पालन करते थे। अगला सवाल है कि लेखक ने उम्र की आखिरी देहरी किसे कहा है? तो उम्र की देहरी, सबसे पहले हम लोग ये जाने कि देहरी क्या होता है। तो देहरी का मतलब होता है घर के बाहर का जो हमारा ओसारा होता है, उसमें लगी सीढ़ी, उसका दरवाज़ा, उसे देहरी कहते हैं। तो उम्र की आखिरी देहरी किसे कहा गया? तो उम्र की आखिरी देहरी होती है बुढ़ापा, क्योंकि इस अवस्था को जीने के बाद हमारे पास और कोई अवस्था जीने के लिए नहीं रह जाता है। ये हमारा आखिरी अवस्था होता है जिसे हम जीते हैं। इसलिए सही जवाब है सी। अगला सवाल है कि फादर कामिल बुल्के कहाँ के रहने वाले थे? फादर कामिल बुल्के कहाँ के रहने वाले थे? तो वो भारत के नहीं थे, वो बेल्जियम के रहने वाले थे। बेल्जियम के रहने वाले थे, लेकिन उन्हें भारत और भारत की हिंदी और हिंदुत्व से बहुत लगाव था, इसलिए वो भारत आए और भारत में ही रह गए। सही जवाब डी है। अगला सवाल है कि फादर कामिल बुल्के हिंदी को किस रूप में देखना चाहते थे? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि फादर को भारत से, भारत की हिंदी से और भारत के हिंदुत्व से बहुत लगाव था। वो उनका से एक सपना था कि वो भारत जाएं, और उन्होंने अपने सपना को साकार करने के लिए भारत वो आए, और उन्हें यहाँ पे इतना लगाव हुआ कि वो यहीं के होकर रह गए। यानी उनका जन्म बेल्जियम में हुआ, लेकिन उनकी मृत्यु भारत में हुई। तो फादर कामिल बुल्के हिंदी को किस रूप में देखना चाहते थे? तो एक
राष्ट्रभाषा के रूप में। उनका सपना था कि हिंदी एक राष्ट्रभाषा हो, इसलिए सही जवाब होगा सी। अगला सवाल है, फादर कामिल बुल्के ने अपना शोध प्रबंध किस विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया था? अब फादर बुल्के जो अपना शोध किया करते थे, उसका जो तौर तरीका था, उससे किस विश्वविद्यालय में उन्होंने प्रदर्शित किया था? तो इसका हमारा सही जवाब होगा प्रयाग विश्वविद्यालय। प्रयाग विश्वविद्यालय को काशी विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। तो वहाँ पर उन्होंने अपने शोध प्रबंध का मतलब प्रस्तुति दिया था उन्होंने। सही जवाब होगा डी। अगला सवाल है, फादर ने जीसेट संघ में 2 वर्ष किसकी पढ़ाई की थी? सवाल को देखिएगा कि फादर ने जीसेट संघ में 2 वर्ष किसकी पढ़ाई की थी, किस चीज की पढ़ाई के लिए वो जीसेट संघ में नामांकन लिए थे या उससे जुड़े थे, किस चीज की पढ़ाई के लिए? तो उसका सही जवाब है धर्माचार, यानी वो धर्म की प्रचार के लिए, धर्म को जानने के लिए, धर्म को समझने के लिए ही जीसेट संघ में जुड़े थे। अगला सवाल है, लेखक ने फादर कामिल बुल्के को कैसा सन्यासी बताया है? अब बात है यहाँ आती है लेखक के बारे में कि लेखक फादर बुल्के के बारे में क्या महसूस करते हैं, वो क्या कहते हैं कि फादर बुल्के के लिए, तो फादर बुल्के के लिए उन्होंने कहा है वो एक संकल्प से सन्यासी थे, यानी वो कर्म से नहीं थे बल्कि संकल्प से सन्यासी थे। उन्होंने जो एक सन्यासी वेश को, एक कर्म को, एक सोच विचारधारा को संकल्पित किया, बस उसी के सहारे वो फादर थे। सही जवाब होगा बी। अगला सवाल है, इलाहाबाद की सड़कों पर फादर क्या करते दिखते थे? शुरुआती दौर पर की बात लेखक यहाँ बताते हैं कि फादर बुल्के को अक्सर उन्होंने देखा कि इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति होकर भी वो सड़कों पर साइकिल से ही घुमा करते थे। तो वहाँ इलाहाबाद की सड़कों पर उन्हें साइकिल चलाते हुए हमेशा देखा गया। वो अपना विश्वविद्यालय जाते थे, वहाँ से आते थे, अपना शोध कर्म के लिए जाते थे, तो सारे चीज़ों का जो आने जाने का उनका कर्म था वो साइकिल से ही था। अगला सवाल है, फादर कामिल बुल्के के शोध का विषय क्या था? अब है कि शोध कर रहे थे तो हर शोधकर्ता का एक विषय होता है जिस पर वो शोध करता है। तो इनका जो फादर कामिल बुल्के का शोध क्या था? तो राम कथा, उत्पत्ति और विकास, कि इंसान उत्पत्ति लेता है तो उसका विकास कैसे होता है, वो किस तरीके से अपने आप को ईश्वर की ओर या धर्म की ओर या एक अच्छे कर्म विचारधारा की ओर कैसे जा सकता है, इस पर वो शोध किया करते थे। सही जवाब ए। अगला सवाल है कि फादर बुल्के की मृत्यु किससे हुई? तो इसका सही जवाब होगा गैंग्रीन से ग्रस्त हुए और वो मृत्यु को प्राप्त हुए थे। अगला सवाल, निर्लिप्त शामिल रहने से अभिप्राय है, यानी यहाँ पर बात करना है कि निर्लिप्त शामिल, इससे क्या आशय निकलता है, आप क्या समझते हैं इसके बारे में? जो निर्लिप्त, लिप्त का मतलब होता है पूर्ण रूप से लगे, डूब जाना, लेकिन निर्लिप्त शामिल, ऐसा थे वो किसी चीज में शामिल, अनासक्त भाव से शामिल होना, यानी वो किसी के आसक्त अधीन होकर शामिल नहीं थे किसी शोध में, बल्कि वो अपने भावनाओं से, अपने कर्मों से, अपने मन के विचारधाराओं से, अपने पूरी लगन से शामिल थे। वो किसी के आसक्त अधीन होकर नहीं।
घर के उत्सव में फादर की भूमिका क्या होती थी? तो जैसा कि मैंने आपको पहले सवाल में बताया था कि वो लेखक के परिवार के साथ किस तरीके से मिलते थे, तो बड़े भाई और पुरोहित के हैसियत से। अगला सवाल है कि किसी के दुख में फादर का व्यवहार कैसा होता था? जब आसपास किसी के साथ किसी दुर्घटना का शिकार कोई हो गया या किसी के घर में कोई विपत्ति आई, दुख पड़ा, तो फादर बोल के उसमें किस रूप में सम्मिलित होते थे? तो सांत्वनापूर्ण, यानी कभी किसी के दुख से वो हंसे नहीं, कभी किसी के दुख का मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि उसका कष्ट कैसे दूर कर सकें ये सोच के उसके पास सांत्वना देने जाया करते थे। अगला सवाल है कि रिश्तों के संबंध में फादर बुल्के की क्या विचार थे? अब है कि जो रिश्ते होते हैं हमारे अपनों के साथ होते हैं, हमारे गैरों के साथ भी रिश्ते जुड़ जाते हैं, तो रिश्तों के बारे में फादर बुल्के क्या सोचते थे, उनका क्या विचारधारा थी कि रिश्ते क्या चीज़ होते हैं, उससे कैसे निभाएं, कैसे चलाएं। तो रिश्तों के बारे में उनके विचारधारा थे कि वे रिश्ते जोड़कर तोड़ते नहीं थे। चाहे किसी के साथ भी कोई रिश्ता जोड़ लें, चाहे वो अपना हो, पराया हो, गैर हो, लेकिन अगर किसी से रिश्ता कुछ जोड़ा तो फिर उसे तोड़ते नहीं थे, कभी भी नहीं। इसलिए सही जवाब डी होगा। अगला सवाल है फादर बुल्के दिल्ली आने पर किससे जरूर मिलते थे? जब फादर बुल्के दिल्ली आते थे, भारत के दिल्ली शहर में आते थे, तो वो लेखक से मिलते थे क्योंकि लेखक से उनका एक पारिवारिक रिश्ता था, इसलिए उनसे मिलना वो बहुत ज़रूरी था उन्हें। फादर को याद करना लेखक के लिए कैसा संगीत सुनने जैसा अनुभव है? अब जब लेखक मिलते थे या फादर मिलते थे दोनों एक दूसरे से मिलते थे, तो लेखक को क्या महसूस होता था फादर से मिलने के बाद, उनसे बातचीत करने के बाद, उनके पास बैठने के बाद कौन सा आनंद उन्हें मिलता था? तो उन्हें ये आनंद मिलता था जैसे एक उदास और शांत संगीत को सुनने पर हमारा मन बिल्कुल शांत हो जाता है, बिल्कुल आनंदित, हम उस अगल बगल के भावनाओं को भूलकर उस संगीत की भावनाओं में डूब जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से लेखक को महसूस होता था फादर के पास बैठने में, वो उनके भावनाओं में डूब जाया करते थे। इसलिए सही जवाब हमारा है सी। तो इस तरह के सवाल जो हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक से हट के होते हैं, जो मैं आपके सामने समक्ष रखता हूं, और इस तरह के और भी चैप्टर्स हैं हमारे पास, और मैं आपको हर चैप्टर का इसी तरह से उनके सवालों से परिचित कराता रहूँगा। और आने वाले वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और हमारे चैनल को देखते रहिए। यहाँ पर आपको ढेर सारे इस तरह के प्रैक्टिस सेट्स मिल जाते हैं, साथ में मॉक टेस्ट पेपर मिल जाते हैं जो आपके हम इस तैयारी को, प्रतियोगिता परीक्षा जो है उसके परीक्षा फल को बेहतर बनाने में काफ़ी मददगार साबित होने वाले हैं। तो आने वाले वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।